क्या मैं अपने पिता की लाडली थी? तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं कभी भी अपने पिता की लाडली नहीं रही। कभी मेरे और मेरे भाई में कोई अंतर नहीं था, और क्योंकि वो फ़ोर्सेस में थे और उनके अंदर एक ऐसा जुनून नहीं था कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक लाडलापन देना है। बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ़ थी मेरी और बहुत डिसिप्लिन सिखाया। सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया था, ये उन्होंने सिखाया। उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना प्यार, या एक एक्सप्रेशन होता है अपने पिता का अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ, तो ऐसा नहीं किया। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उन्होंने हमारी जितनी भी इच्छाएं थीं उनको अपने दायरे में रह के पूरा नहीं किया। उन्होंने सब कुछ किया जो एक पिता करता है, लेकिन उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि या हमें एक जिसे कहते हैं पैम्पर नहीं किया, कि नहीं, हमें सिर पे नहीं चढ़ा के रखा। तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस समय ये चीज़ मुझे थोड़ा सा खटकती थी कि मैं डैड के साथ जाके बात इस तरीके से नहीं कर सकती। लेकिन ये धीरे 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 बाद में समझ आता चला गया कि ऐसा क्यों है। मेरी जो यात्रा थी मेरे डैड के साथ, अगर मैं ये कहूँगी कि कब शुरू हुई, तो मैं ये नहीं बोलूँगी बचपन से, मैं ये कहूँगी उनकी मृत्यु के बाद मेरी यात्रा उनके साथ शुरू हुई। क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद ही ऐसा हुआ कि उनका कनेक्शन मेरे साथ इतना ज़्यादा सुघड़ और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो शायद मैं कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना हो पाएगा। अब चूँकि मेरे डैड बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल थे और देश के लिए उनकी बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी थी, तो ऑब्वियसली वो उनको बाहर जाना पड़ता था, अलग अलग जगह पे उनकी ड्यूटीज़ लगती थी। तो लेकिन जब भी वो आते थे तो वो बहुत सारा प्यार हमारे ऊपर, एक जैसे बौछार होती थी वो होता था। और साल में एक बार ही ज़रूर डैड के साथ हम लोग जाते थे। पहले के ज़माने में LTC मिला करता था उनको, तो जिसमें हम लोग को ट्रेन में हम लोगों को फर्स्ट क्लास की टिकट में लेके जाते थे, और हम लोग बहुत खुश होते थे कि डैड ने हमारे लिए केबिन बुक किया है। और हम लोग वहाँ चारों, मैं, मेरा भाई, मॉम और डैड, हम चारों उस एक केबिन में एक छोटी सी दुनिया में एक अपने ही मस्ती में रहते थे। और उस समय डैड हमारे साथ कभी लूडो खेलते थे, कभी कार्ड्स खेलते थे। डैड को बहुत नॉलेजेबल गेम्स का बहुत शौक था, तो हम लोग वोकैबुलरी खेलते थे और वर्ड्स, हम लोग डमशराज खेलते थे। ये बहुत सी चीज़ें थी जो हम उनके साथ खेलते थे। तो वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल हुआ करते थे, जो हम ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके साथ बिताते थे। और बीच पे जाते थे, खेलते थे, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी स्टापू खेल रहे हैं। सो ये जो चीज़ें सारी होती थी, ये मैं बाद में सोचा करती थी जब डैड नहीं होते थे साथ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन डैड ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दी थी कि अटैचमेंट नहीं रखना है किसी के साथ, क्योंकि डैड कभी भी हमारे साथ 24 घंटे नहीं रहे। तो एक जो अटैचमेंट होती है एक कि किसी के साथ, वो नहीं रही थी। एक अटैचमेंट नहीं थी, प्यार था लेकिन अटैचमेंट नहीं थी। तो जिसे कहते हैं अटैचमेंट में डिटैचमेंट होना, वो शायद मैंने बचपन से ही उनसे सीखना शुरू किया था। और मेरे हिसाब से तो पहले टीचर वो और मेरी मॉम ही थी, और मॉम ही रहे। एक्सपेक्टेशंस की अगर आप बात करें ना, छोटे छोटे बच्चों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पेरेंट्स से। तो मैं बोलूँगी मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? इसलिए नहीं कि मेरे डैड वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते थे। एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मुझे पता था कि डैड बहुत बड़े, एक उनका उद्देश्य ही बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे अभी भी याद है कि 12th का रिज़ल्ट निकलने वाला था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और डैड ने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा, और उस टाइम डैड की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन डैड स्टिल वो मेरे साथ आए, मेरे साथ स्कूल गए। रिज़ल्ट उन्होंने ही देखा शीट पे, और उन्होंने मेरे को ज़ोर से उस दिन हग किया, और उन्होंने बोला, आज तूने मेरा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है, क्योंकि मैंने उस दिन अपने 12th ग्रेड में मैंने पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया था। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे जो डैड उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे अपना प्यार की, व्हेन ही यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ मी। जब मुझे उनको लगता था कि नहीं, मैंने बहुत कुछ, एक अचीवमेंट है, चाहे वो छोटी सी क्यों नहीं होती थी, तो वो होता था।
चाहे मेरे भाई की अचीवमेंट, चाहे वो मेरी अचीवमेंट, चाहे कितनी छोटी, ऐसा नहीं है कि मुझे 10 में से 10 ही लाने हैं। अगर मैं 10 में से 3 भी नंबर लेके आती थी तो वो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते थे कि तू 3 से 5 पे भी आ सकती है, 5 से 7 पे भी आ सकती है। तो ये जो चीज़ें थी मेरे डैड में बहुत अच्छी थी, जो मुझे लगती थी, जिससे मैंने बहुत बहुत कुछ शायद सीखा अपनी ज़िंदगी के, जो शायद मैंने जो लोग जो होते हैं जो अपने ज़िंदगी के बाद के सालों में सीखते हैं, वो शायद मैंने पहले ही शुरुआत से, बचपन से ही उनसे सीखना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। तो एक्सपेक्टेशंस तो उनके साथ नहीं थी और ना ही उन्होंने कभी हमें ये सिखाया कि मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी के साथ भी। बट एक चीज़ हमेशा उनकी बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती थी, कि कभी भी वो मेरी शक्ल देखते थे तो वो जान जाते थे कि आज शारू को कुछ ना कुछ तकलीफ़ है और उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। और वो मेरे पास आते थे और मुझे सिर्फ इतना छोटा सा एक सेंटेंस बोल के जाते थे कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे साथ आके ये डिस्कशन करना है या कुछ बात सीखनी है, सोचनी है, समझनी है, तो मैं यहाँ पे हूँ। तो अगर मेरा मन होता था उस टाइम कि मैं डैड के पास जाऊँ, उनके साथ डिस्कस करूँ, तो वो करके मैं ख़त्म भी कर देती थी, क्योंकि डैड बहुत प्यार से मुझे हर चीज़ समझाते थे, ज़िंदगी के पहलुओं को बहुत ज़्यादा सुंदरता से समझाते थे, सिखाते थे मुझे। और डैड मुझे ये भी कहते थे कि चॉइस तुम्हारी है, इसको लेना और इसको नहीं लेना सिर्फ तुम्हारी चॉइस है। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ, तुम्हें समझा सकता हूँ, और बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुमने क्या करना है। और ये बोल के वो चुपचाप आराम से निकल जाते थे, सिर्फ ये सेंटेंस बोल के। तो वो बेसिकली एक, जिसे बोलते हैं, बाद में अध्यात्म में आके मैंने फ्री विल का जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो वो शायद फ्री विल का भी कॉन्सेप्ट मेरे डैड ने मुझे पहले ही सिखा दिया था। दैट सोल इज़ फ्री, यू हैव अ फ्री विल। आपकी एक अपनी इच्छा है, सोल की एक अपनी इच्छा है किसी भी तरीके का डिसीजन लेने की, किसी भी तरीके का कुछ भी चॉइसेस लेने की। तो उन्होंने कभी हमें बांध के नहीं रखा कि नहीं तुम्हें ये ही काम करना है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, बहुत दिली तमन्ना थी मेरी, और क्योंकि डैड ने मुझे बोला था और डैड बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट फादर भी थे, तो मुझे मानना पड़ा और मैंने इंग्लिश ऑनर्स भी कंप्लीट किया। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी भी मानी और मैंने फिर उसके बाद मार्केटिंग एंड डिप्लोमा इन एचआर भी किया। उसके बाद धीरे धीरे जॉब लिया, बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए। उसी दौरान डैड का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसने हमारे शायद पूरे जड़ों को हिला दिया था, क्योंकि हम बहुत डर चुके थे। हमने सोचा कि अब डैड हमारे साथ नहीं होंगे, जिस तरीके का एक्सीडेंट था। बट क्योंकि डैड हमेशा एक सर्वाइवर रहे हैं और उनके अंदर एक ये सर्वाइविंग कैपेबिलिटी रही थी, जो शुरू से मैंने उनके अंदर देखी थी, कभी गिव अप नहीं करते थे वो किसी चीज़ के लिए, तो वो दोबारा से हमारी ज़िंदगी में आए। और लेकिन उसके बाद उनकी जो एक फ़िज़िकल एबिलिटीज़ थी, जो उनकी एक फ़िज़िकली एक स्टैमिना और स्ट्रेंथ था, वो धीरे 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 करके कम होता चला जा रहा था। एक और इंसिडेंट हुआ जिसने हमारे को बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर दिया, जो ये था कि डैड को एस्थमा था पहले से, शुरू से। तो एस्थमा उनको अटैक्स होते थे, बट एक बहुत ही मेजर अटैक हुआ उनका, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है, ये आई डोंट थिंक कि ये सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन फिर भी, जैसे मैंने आपको बोला, फिर सर्वाइव किया उन्होंने। फिर उस उधर से जो एक उनको एक एग्ज़िट पॉइंट दिया गया था, उस एग्ज़िट पॉइंट से फिर वापस एंट्री करके वो फिर इस जीवन में आए। और एक चीज़ उन्होंने मुझे और मेरी माँ को बताई, जो कि बहुत ही एक उस टाइम मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ थी, क्योंकि मैं अध्यात्म में नहीं थी, मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि शारू, ऐसा लगा कि जो मेरे फूफा जी हैं, जो उस टाइम फिज़िकल बॉडी में नहीं थे, तो वो मेरे डैड से बहुत अटैचमेंट रखते थे। तो उनको लगा कि जैसे वो सामने खड़े थे और उनके साथ एक जद्दोजहद हो रही थी, और वो उनको खींचने के लिए कहीं लेके जा रहे थे किसी और दुनिया में, और डैड बोल रहे थे कि नहीं, अभी मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब इस एपिसोड के बारे में मैं अब सोचती हूँ, क्योंकि आध्यात्म में हूँ, तो सोचती हूँ, तो पता चलता है कि डैड उस टाइम लाइफ बिटवीन लाइव्स में थे, और उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी किया और शेयर भी हमारे साथ किया। अब क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद ये डैड का एक इमेजिनेशन है,
शायद डैड ने कुछ अपना ही इमेजिन करके कुछ देखा, उन्होंने कुछ ड्रीम किया उन्होंने उस टाइम पे, और वो करके यहाँ पे आ गए थे। तो ये बहुत से एपिसोड्स मेरी लाइफ में धीरे धीरे करके चलते चले जा रहे थे। उसके बाद डैड ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, बिकॉज डैड की अब फिज़िकली हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब उनका रुझान हो गया लिखने में, क्योंकि वो शुरू से ही लिखते थे, बट उन्होंने अपनी हॉबी को एक पैशन बना लिया था, तो वो लिखने लगे। तो वो बहुत एक रिनाउंड ऑथर और पोएट बने। उनका बॉम्बे में और जगह जगह अलग अलग इंडिया की सिटीज़ में उनके जो थे बुक्स रिलीज़ होती थी, और उन्होंने अपना ध्यान वहाँ पे लगाना शुरू किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी उनके ऊपर, क्योंकि मेरे दादाजी और दादी जी थी उस टाइम। 2018 में डैड मुझसे मिलने के लिए आए, और डैड ने कहा कि मुझे तुझसे मिलना है और तेरे पास और घर पे बैठ के बच्चों के साथ बात करना है, और हिमांशु जो कि मेरे हस्बैंड हैं उनसे बात करना है, और तेरे हाथ का खाना खाना है। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला, और क्योंकि मैं एंजल्स के साथ कनेक्ट करती थी और मेरी इंट्यूशन बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा थी, तो और मैं अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनती थी, उस आवाज़ को बहुत सुनती थी, तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आ ही गई थी कि शारू, ये अब एक लास्ट टाइम है जब तेरे साथ डैड आके बहुत अच्छे से बात करेंगे और तेरे साथ समय बिताएंगे। तो जितना इस समय का तू जिसे कहते हैं कि मेक द मोस्ट ऑफ इट, वो तू कर ले। तो जब उनके लिए किचन में चाय बना रही थी, तो उसी टाइम लगा कि नहीं, अभी तो शायद अब लास्ट टाइम है कि उनके लिए चाय बना रही हूँ। उस टाइम डैडी बहुत अच्छे मूड में थे, और हेल्थ तब भी शायद ठीक नहीं थी, बिकॉज़ अंदर से उनको बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। तो बहुत थकान महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो मेरे बच्चों के साथ बैठे हुए उनके साथ बातें कर रहे थे, और उन्होंने मेरे साथ खाना खाया, और उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला जो उनको चीज़ें पसंद थी, उन्होंने कहा कि नहीं शारू, तू वो ही बनाएगी वो चीज़। और वो चीज़ें मैंने बनाई, और उन्होंने खाना खाया और बहुत जल्दी सो भी गए। लेकिन उस दिन एक बहुत अजीब बात हुई कि इतने टाइम से मैं आध्यात्म में थी, और डैड को पता था कि मैं आध्यात्म में हूँ, इस रास्ते पे चल रही हूँ, लेकिन डैड ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि शारू, जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा है, या कभी भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं समझी कि ये जो कर रही हो वो है क्या, और वो क्यों तुम इस चीज़ में आई हो। तो डैड ने मुझे एक चीज़ मुझे बोली उस दिन, जो अभी भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि उन्होंने कहा कि शारू, जो तू कर रही है ना, तू वो करते रहना, क्योंकि तू इसी के लिए आई है, और ये मत समझना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। तो जब ये चीज़ उन्होंने मुझे बोली, तो मुझे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि डैड मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मैं चला भी जाऊँगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत एक स्ट्रेंथ उस टाइम दी, और डैड को मैंने ज़ोर से हग किया उस दिन, और प्यार किया, और डैड को मैंने बोला कि डैड, आप कहीं नहीं जा रहे, आप मेरे साथ ही हो। तो डैड ने कहा, हाँ मैं तेरे साथ ही रहूँगा हमेशा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो मुझे ये नहीं पता था उस टाइम तक कि डैड खाली एक जिसे कहते हैं कि एक शारीरिक लेवल पे नहीं बात कर रहे, वो दूसरे लेवल पे भी बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हुई, और उसके बाद ये था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2018, और 12 दिसंबर जो कि एक मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी होती है उस दिन। तो 12 दिसंबर को मैं वेट कर रही थी कि मेरे डैड मॉम का फ़ोन आए, क्योंकि सबसे पहला कॉल हमेशा मेरे डैड का हुआ करता था, और हमेशा वो मुझे विश करते थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अंदर से, तो क्या मैं भैया को फ़ोन करके बात कर सकती हूँ और उनको पूछूँ कि क्या हुआ है। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू फ़ोन करो, मुझे भी बता कि क्या प्रॉब्लम है। तो भैया ने जब फ़ोन उठाया, तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बहुत शिवर कर रही थी उनकी आवाज़, और उन्होंने मुझे बोला कि शारू, अभी सब ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि भैया कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं आती हूँ बॉम्बे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा तू रुक थोड़ी देर के लिए, मैं बताता हूँ। 1 घंटे 2 घंटे बाद उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला शारू, तो एक काम कर, तो टिकट करा ले।
मैंने कहा क्या हुआ है? तो उसने मुझे बताया कि डैड को हॉस्पिटलाइज़ किया गया है क्योंकि उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक इन्फेक्शन हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और उनके खून भी निकल रहा था, और उनका बहुत ज़्यादा बीपी का भी थोड़ा इशू चल रहा था, और उनको वॉमिट्स हो रही थी। तो डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया था। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कभी भी उनको हुआ नहीं था। अस्थमा के मरीज़ थे वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि तो मुझे लगा कि ठीक है, देखते हैं डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। तो मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था अपनी माँ के लिए और अपने भाई के लिए भी, क्योंकि मेरे भाई ने अपना पहला बेटा खोया था, तो उसके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा था, और उसकी 2 बेटियां हैं हम, तो उसको दोबारा से वही एक चीज़ रिपीट होती हुई जा रही थी कि अब डैड को भी मैं खो दूंगा, क्योंकि डैड को बहुत स्टेरॉइड्स दे दिए गए थे, और एक तरह से वो स्लीप पैरालिसिस में चले गए थे, जिसमें कि चेतना थी उनके अंदर, लेकिन फिजिकली उनको कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बॉडी बहुत ज़्यादा स्वोलन अप हो चुकी थी उनकी, बहुत स्टेरॉइड्स थे, और इतने स्टेरॉइड्स जा चुके थे कि डॉक्टर ने कहा था कि इनकी बॉडी में जैसे जहर होता है वो जा रहा है। तो यहाँ पे इस दिन के बाद से जब मैं प्रेयर रूम में बैठी थी, तो मैंने उनकी आत्मा के साथ कनेक्ट करना शुरू किया, और पहला कनेक्शन जब हुआ तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि डैड आप क्या चाहते हो? तो डैड ने मुझे सिर्फ इतना कहा, आई वॉन्ट टू बी फ्री, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आज़ादी वो चाह रहे थे अपनी अटैचमेंट्स से, जो कि उनकी मेरी माँ के साथ थी और मेरे बड़े पापा के साथ थी, जो कि मेरे ग्रैंड डैड थे, जो अभी भी इस दुनिया में थे। तो उनके साथ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी। तो उनको ये लगता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो उनके पिता का क्या होगा, उनकी वाइफ का क्या होगा। तो ध्यान में ही सब चीज़ें होती थी, और ध्यान में ही मैं उनको ये समझा रही होती थी, उनकी आत्मा को, कि आप चले जाइए अगर आपकी ये चॉइस है, अगर आपने डिसाइड करना है, आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको जाना है, तो आप चले जाइए। आप पिताजी का या आप मॉम के बारे में इतना मत सोचिए। तो क्योंकि अब ये इन सब चीज़ों के बारे में मुझे धीरे धीरे वो बता रहे थे और पता चलने लगा, तो मैंने अपनी माँ से बोलना शुरू किया कि आप उनको अपनी अटैचमेंट से थोड़ा आज़ाद करो। आप उनके पास जाओ, अपने उनके आईसीयू में जाओ, रूम में जाओ, और उनका हाथ पकड़ के आप उनसे बोलो कि मैं आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद करती हूँ आज, और आप शांति से अगर आप जाना चाहते हैं आप जाइए, आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेप था मेरी माँ के लिए भी ये, कि अपने पति को कह देना कि तुम चले जाओ। जबकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनका पति सामने हो या पत्नी सामने हो, और उनको वो बहुत प्यार से जाके बोलें कि कोई बात नहीं, मैं अपने ख्याल रख सकती हूँ और आप चले जाइए। तो मेरे लिए एक जिसे कहते हैं कि उनको मैंने सैल्यूट किया एज अ डॉटर, और उनकी एक स्ट्रेंथ को, उनकी रिजिलियंस को मैंने सैल्यूट किया उस दिन। भाई को भी बताना शुरू किया धीरे धीरे कि उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, और चाहे वो एक डिनायल मोड में था उस टाइम भी कि नहीं ऐसा नहीं, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, अगर हो सके तो मैं अब्रॉड भी लेके जाऊँगा, तो मैं कोशिश पूरी तरह से करूँगा। तो लेकिन डैड का अभी फ्लक्चुएशन हो ही रहा था, और हेल्थ ऊपर नीचे जा रही थी। एक बहुत एक अजीब सी घटना घटी इसी दौरान कि अचानक से उनके डैड के वाइटल्स बिल्कुल ठीक हो गए, और आईसीयू में डॉक्टर्स जो थे वो बहुत खुश कि उन्होंने, उनकी वजह से, डॉक्टर्स की वजह से डैड दोबारा से आ चुके हैं। मुझे अभी तक याद है कि उस दिन डैड 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए एट द मैक्स वो हमारे साथ थे, जिसमें उन्होंने वो सब कुछ खाया जो वो खाना चाहते थे। बिल्कुल ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ था कि डैड डेथ बेड पे हैं या बीमार हैं। जिस तरीके से मजाक करते थे या बात करते थे वैसे ही की, और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, सभी लोगों से 10-10 मिनट उन्होंने प्राइवेटली वो मिले,
और सभी को एक एक संदेश दिया। आप कह ही नहीं सकते थे कि एक दिन पहले उनकी ऐसी हालत थी कि वो स्लीप पैरालिसिस में थे और उनको बिल्कुल भी सुध नहीं थी अपनी, और अगले दिन वो बैठे हुए थे और सभी के को एक मैसेजेस दे रहे थे, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे बच्चे हों, सभी को उन्होंने एक एक मैसेज दिया। और उन्होंने दोबारा उस दिन मुझे ये बोला कि मैं कभी तेरा इतना सपोर्ट नहीं बन पाया, कभी भी ज़िंदगी में इतना सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन शारू, अगर मैं चला भी जाता हूँ आज, उसके बाद से लेकर तब तक, जब तक तू अपनी बॉडी नहीं छोड़ती, मैं तेरा सहारा बनूंगा और तुझे सपोर्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और वो चीज़ को एक मेरे अंदर एक बिलीफ जिसे कहते हैं आया कि डैड मेरे साथ हैं, ना केवल आज जब वो फिजिकल लाइफ में है मेरे साथ, बल्कि बाद में भी वो मेरे साथ ही रहेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त विश्वास था जो मेरे अंदर था। और मेरा भाई बहुत खुश था, हम सब बहुत खुश से सेलिब्रेट कर रहे थे कि डैड वापस आ गए, लेकिन मेरे अंदर एक वो चीज़ घूम रही थी कि नहीं, डैड वापस नहीं आए हैं, ये कुछ टाइम तक का एक टेम्पररी स्टे है उनका और फिर वो निकल जाएंगे। और वही हुआ। 4-5 घंटे के बाद उनके वाइटल्स फिर से डिटीरियोरेट कर गए। और तब मेरे भाई ने मुझसे वो एक प्रश्न पूछा कि शारू, तू इतनी स्पिरिचुअलिटी में है और एंजल से कनेक्ट करती है, मुझे एक बात बता, अगर उनको जाना था तो ये हमको ऐसा मंजर क्यों दिखाया जिसमें वो पूरी तरीके से ठीक थे और खाना खा रहे थे और उन्होंने हम सभी को मैसेज दिया। तो जब ये चीज़ क्वेश्चन आया और भैया ये रोते हुए मुझे बोल रहा था कि उन्होंने मुझे क्यों ये मंजर दिखाया, क्योंकि एक उम्मीद जिसे कहते हैं एक जाग जाती है कि अब वो हमारे सामने है, तो वो उम्मीद फिर से धूमिल होती हुई दिखाई दी हमको। तो मैंने एंजल्स के साथ मैंने फिर कनेक्ट किया, मैं फिर ध्यान में बैठी, मैंने फिर उनसे पूछा कि आप मुझे ऐसा क्यों, इस स्ट्रगल में आपने मुझे क्यों रखा हुआ है, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं इस समय, कितने प्रश्न हैं जो सबके मन में उठ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि डैड यहाँ पे क्यों आए थे अगर उन्हें जाना ही था। तो तब उन्होंने मुझे समझाया इस चीज़ के लिए, ये एक बहुत बड़ा एक एनलाइटनिंग इशू था। उन्होंने मुझे बताया कि यूजुअली जो सोल होती है, आत्मा होती है, जाने से पहले वो हमेशा लास्ट वर्ड्स उसके होते हैं। जो लोग अपने लास्ट वर्ड्स एक्सप्रेस करके अपने रिलेटिव्स को नहीं जाते, उन लोगों के अंदर वो सोल इम्प्रिंट में लेके वो आगे इनकारनेशंस में जाते हैं। और मेरे डैड को ये नहीं करना था, क्योंकि मेरे डैड बहुत ज़्यादा हम सभी को और सभी से प्यार करते थे और वो चाहते थे कि जो यहाँ का है, एक फिजिकल लाइफ का है, वो यहीं पे रह जाए, बाकी जो वो वहाँ पे लेके जाएंगे वो सिर्फ एक प्यार का एक इमोशन है, वो लेके जाएंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे लास्ट वर्ड्स अपने सबको बोल देना चाहते थे, ताकि उनको किसी भी तरीके का रिग्रेट ना हो कि मैं ये नहीं बोल पाया, चाहे वो मेरी बेटी हो, मेरी बीवी हो या मेरा बेटा हो। तो वो चीज़ उन्होंने रिग्रेट ख़त्म करने के लिए वो कुछ टाइम के लिए, एक जिसे कहते हैं कि मोहलत ली उन्होंने, कि मुझे वो थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ताकि मैं वो बात कर सकूं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकूं, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जब सभी लोग एक न्यू ईयर के सेलिब्रेशन कर रहे थे, एक बेटी बैठी थी ये सोचते हुए कि अगला दिन शायद मैं अपने पिता को नहीं देख पाऊंगी। तो मैं ध्यान में बैठी और अचानक से बहुत ही एक सुंदर मंजर था जो शायद मैं कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में भुला पाऊंगी, कि मैंने अपनी डैड की सोल को, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि डैड 21 साल के लग रहे थे उस समय, उन्होंने वही दुशाला पहना हुआ था, ओढ़ा हुआ था, जो कि वो हमेशा ओढ़ते थे, और स्माइल करते करते उन्होंने बस एक इंडिकेशन दिया कि अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुशी खुशी मैं अब जा रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है, रिग्रेट नहीं है। और वो मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स देते हुए एक ये इमेज जो थी ये आई मेरे सामने, और वो एकदम से वो डिसअपियर हो गया वो मोमेंट। सो 1 जनवरी को हम लोगों ने 7:30 बजे डैड की जो हार्ट बीट्स थी वो धीरे धीरे हमने मॉनिटर पे देखा, मैंने और भाई ने, कि वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं। तो
हमें ऐसा लगा कि ये यात्रा ख़त्म हो गई, लेकिन यात्रा की अभी शुरुआत थी मेरे लिए। क्योंकि डैड ने मुझे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा, तो वो चीज़ अब शुरू हो चुकी थी मेरे साथ। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कहीं से भी कि डैड ने मुझे छोड़ा है, कहीं से भी। क्योंकि मैं उन शब्दों पे जो डैड ने बोले थे मुझे, उनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी। और एंजल्स से भी मैं बात कर रही थी, कॉन्स्टेंटली मेरा कनेक्शन उनके साथ चल रहा था। तो जिस तरीके से रिचुअल्स होते हैं, जो लास्ट के रीति रिवाज होते हैं, वो जब हमने कर लिए थे, तो अचानक से डैड एक बारी ध्यान के दौरान मेरे पास आए और डैड ने बोला चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो मुझे लेके गए और एक मेरे को बहुत ही एक सुंदर फॉरेस्ट एरिया उन्होंने दिखाया, एक छोटा सा कॉटेज दिखाया। वहाँ पे उनका एक मेज़ और कुर्सी पड़ी थी, उसमें किताब थी और वो लिख रहे थे। और डैड अपनी हॉबी वहाँ पे भी परस्यू कर रहे थे, जो पैशन, जिस चीज़ को लेके वो वहाँ पे गए थे। ये चीज़ जब मैंने अपनी माँ को बताई तो माँ ने मुझे एक डायरी दिखाई डैड की, और डैड ने अपनी डायरी में ये एक डिज़ायर लिखी थी कि मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था उन्होंने। और मेरी माँ वो डायरी लेके आई और वो मुझे देख के रोने लगी कि शारू, जो तूने देखा वो बिल्कुल सही था, जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्योंकि डैड बहुत टाइम से ये देखना चाहते थे और उस डायरी के बारे में मुझे कहीं से कहीं तक मुझे इल्म नहीं था कि डैड कोई डायरी भी ऐसी लिखते थे जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया था। आज हर मोमेंट पे, हर टाइम, हर समय, जब भी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। और जितना सपोर्ट वो शायद पिछले इतने सालों में नहीं दे पाए, वो आज की डेट में जैसे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, वैसे ही आज की डेट में उस प्रॉमिस को बरकरार रखते हुए, उस वायदे को बरकरार रखते हुए, आज भी वो हर क्षण मेरे साथ हैं और वो हमेशा ही रहते हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जब ऐसा लगता है कि मुझे अपने डैड के साथ बात करनी है, तो मैं उनके साथ कभी भी रूबरू कर सकती हूँ। अभी भी उनके साथ हाथ में हाथ डाल के उसी एक छोटी बच्ची की तरह से अपने पिता के साथ चल रही हूँ।